हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। कंटिन्यू करेंगे अपन आरओ और एआरओ के लिए इंडियन पॉलिटी की क्लास। ये जो क्लास है लास्ट इन द सीरीज ऑफ पॉलिटी की क्लास होगी, जिसमें अपन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो भी रिमेनिंग थे पिछले वीडियो में नहीं कवर हो पाई थी उसे अपन कवर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में अपन ने ऑलरेडी देख लिया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टेचुटरी बॉडी और एग्जीक्यूटिव बॉडी में क्या डिफरेंस है, और अपन ने समझा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बिकॉज संविधान में मेंशन है तो पॉलिटी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहती है। पिछले वीडियोस में अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज को कवर की थी, जैसे कि फाइनेंस कमीशन, और उसके बाद जितनी बॉडीज हैं वो अब अपन यहां से पिक करेंगे, जिसमें में से फर्स्ट यदि अपन बात करें तो जीएसटी काउंसिल के बारे में जो स्टैब्लिश हुई है उसके बारे में बात करेंगे। यदि अपन बात करें जीएसटी काउंसिल जो है, जीएसटी काउंसिल का अमेंडमेंट एक्ट से इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2016 में पास हुआ था, जिसके तहत जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ था। उसी एक्ट में एक प्रावधान था कि जीएसटी काउंसिल की स्थापना की जाए, और दिस इज हेंस इट हैज बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इसके बारे में यदि अपन देखें तो ये आर्टिकल नंबर 279A सेगमेंट के अंदर एक बॉडी बनाई गई है, जीएसटी काउंसिल। स्टार्ट करते हैं अपन एमसीक्यू से और आगे बढ़ते हैं। नाउ विच अमेंडमेंट एक्ट एस्टैब्लिश द जीएसटी काउंसिल, तो ये तो अभी अपन ने देख ही लिया, ये 101st काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसमें क्या था। जीएसटी काउंसिल बनी इस एक्ट के तहत। अब देखो, बेसिकली प्रश्न आता है कि जीएसटी काउंसिल बनाने की जरूरत क्या थी जब एक्ट बन गया और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी पास हो गया। तो जरूरत क्या थी आप खुद समझिए। यदि कभी भी किसी भी रेट में चेंजेस लाना है, उसके रूल्स में कोई चेंजेस लाना है, या तो कोई नई कॉमोडिटी को इनकॉर्पोरेट करना है जीएसटी के अंदर, तो क्या बार बार जीएसटी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में चेंज किया जाएगा? क्या फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया जाएगा? ये जो पूरा प्रोसेस है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। इसी वजह से एक बॉडी बनाई गई जो सारे के सारे डे टू डे फंक्शंस, जब मीटिंग्स होती हैं तो डिसाइड किया जाता है कौन सी कितना टैक्स स्लैब कौन से आइटम्स में लगेगा, क्या किसी नए आइटम्स को इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है, जीएसटी कंपनसेशन जो इनिशियली 5 साल के लिए दिया गया था वो भी जीएसटी काउंसिल ही डिसाइड करती है। और इन तरीके के अफेयर्स को डिसाइड करने के लिए ताकि एक बॉडी रहे जिसमें दोनों के दोनों यानी कि सेंटर प्लस स्टेट्स दोनों का कंट्रीब्यूशन रहे, दोनों मिलकर सारे रूल्स को स्टैब्लिश कर सके, इसी वजह से जीएसटी काउंसिल की स्थापना की गई, इसे सेटअप किया गया ताकि रिपीटेड एक्ट्स या कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की जरूरत ना पड़ी जाए। नाउ व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। अब देखिए जीएसटी काउंसिल क्या था। जब अपन ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बात की थी तो याद कीजिए अपन ने दो फीचर्स के बारे में बात की थी। आर्टिकल 368 के तहत दो तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल को अमेंड किया जा सकता है। सबसे पहले क्या तरीका है, यदि सिंपल पार्लियामेंट की मेजॉरिटी यानी कि स्पेशल मेजॉरिटी से पास किया जाए तो हो जाएगा। दूसरा तरीका है पार्लियामेंट प्लस स्टेट्स के लेजिस्लेचर यानी कि आधे स्टेट से सिंपल मेजॉरिटी से भी पास करना पड़ेगा। हम लोगों ने देखा था कि जब भी कोई फेडरल फीचर्स को मॉडिफाई करे या अमेंड करने की कोशिश करे तो स्टेट्स वाला पोर्शन भी लाया जाएगा। इसी वजह से जब जीएसटी को इनकॉर्पोरेट किया गया था, क्योंकि टैक्सेशन में बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे थे जिसमें स्टेट्स के टैक्सेशन राइट में भी चेंज आएगा, इसी वजह से आधे स्टेट्स को भी इस एक्ट को, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को रेटिफाई करना पड़ा, और उसी के बाद इसे फाइनली इंप्लीमेंट किया गया। तो अब इसमें क्या है, दोनों के तहत क्या किया गया है, स्टेट और सेंटर के लिए अलग अलग सीट्स दे रखी गई है और उनका वेटेज फिक्स्ड है। तो यहां पर जो है चेयरमैन जो है वो है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, इसके चेयरमैन रहते हैं। वहीं मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट भी इसके मेंबर रहते हैं, और सारे के सारे स्टेट्स का कोई ना कोई अपॉइंटेड मिनिस्टर इसके मेंबर रहते हैं। तो चेयरमैन फाइनेंस मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स ये जरूरी नहीं है, कोई भी अपॉइंटेड मिनिस्टर जो स्टेट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा वो बनेगा। चेयरमैन फाइनेंस मिनिस्टर, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड रेवेन्यू मिनिस्टर्स। चेयरमैन फाइनेंस मिनिस्टर, वन नॉमिनेटेड मिनिस्टर फ्रॉम ईच स्टेट, ये सही है। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर, दिस इज रॉन्ग। तो दीज आर द थ्री। चेयरमैन जो रहते हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर रहते हैं यूनियन के। उसके बाद एक जो मिनिस्टर और रहते हैं सेंटर के, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहते हैं,
इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू से रिलेटेड, और हर स्टेट से एक एक मंत्री को नॉमिनेट किया जाता है। अब इसमें क्या है, व्हाट इज द कोरम ऑफ द गुड्स जीएसटी काउंसिल। कोरम अपन ने देखा था, याद कीजिए कोरम मतलब क्या, अपन ने पार्लियामेंट में पढ़ा था कि जो मिनिमम नंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए जिसके बिना मीटिंग कन्वे नहीं की जा सकती है। तो अपन ने पार्लियामेंट के केस में देखा था कि 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स जो रहेंगे वो कोरम रहेंगे, और इसकी जो ड्यूटी रहती है किसकी रहती है, जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहेगा, यानी कि इन केस ऑफ लोकसभा स्पीकर रहेंगे और इन केस ऑफ राज्यसभा कौन रहेंगे, चेयरमैन यानी कि वाइस प्रेसिडेंट। अब इन दिस केस ऑफ जीएसटी काउंसिल हाफ ऑफ द टोटल मेंबर्स इज द रिक्वायर्ड कोरम। प्रश्न उठता है इसमें कोरम की क्यों जरूरत है। अब आप खुद सोचो, यदि मान लो सेंटर ने अचानक से कोई मीटिंग कन्वे की जिसमें बहुत सारे ऑपोजिशन के मंत्री जो डिफरेंट स्टेट्स के रूलिंग पार्टी के हैं वो अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या कर सकता है, सेंटर अपना वे निकाल सकता है यदि कोरम मैंडेटेड ना हो, ताकि इस तरीके के लूप्स के साथ सेंटर खिलवाड़ ना करे। इसी वजह से 1/2 ऑफ द मेंबर्स कोरम के लिए रिक्वायर्ड है। अब इसमें जो है याद रखिएगा, कोई भी डिसीजन जो है वो 3/4 लोग जब रेडी रहेंगे, 3/4 ऑफ द वोटिंग पावर। ध्यान रखिएगा यहां पर क्या है, हर पर्सन को एक वोट नहीं दिया गया है, वोट थोड़ा सा डिफरेंट है, एंड वोट इज स्प्लिट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। सेंटर प्लस स्टेट दोनों को मिला के वेटेज अलग अलग दिया है। उसी के बलबूते पर आप देखोगे जब नेट वोट 3/4 से ज्यादा हो जाता है तब उस डिसीजन को पास माना जाता है। अभी अपन समझते हैं कितना वेटेज है। व्हाट इज द वेटेज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट वोट इन जीएसटी काउंसिल। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अपन ने देखा यूनियन मिनिस्टर रहेंगे ऑफ स्टेट इन रेवेन्यू और फाइनेंस मिनिस्टर, इन दोनों का जो वेट मिला के है वो 1/3 रहता है। वहीं पर यदि अपन रिमेनिंग को देखें तो रिमेनिंग के बारे में आता है, यानी कि सारे के सारे स्टेट्स का मिला के 2/3 वेटेज होता है। दिस इज द वेटेज, यानी कि कभी भी नेट वोट निकाला जाएगा तो दोनों जब एक तरह से वोट करेंगे सेंटर के, तो भी उनका नेट वेट का सिर्फ और सिर्फ 1/3 ही वेट रहेगा। ऐसा किस लिए दिया गया है, ताकि स्टेट्स का भी एक से रहे, क्योंकि ये टैक्स उनके बारे में भी डील करता है। दैट इज अ बेसिक आइडिया। तो आंसर वुड बी सेंट्रल गवर्नमेंट का 1/3 है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर एससीज। अब ध्यान रखिएगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उन्होंने कुछ स्पेशल प्रोविजंस दे रखे हैं एससी एसटी के लिए पर्टिकुलरली। इसके अलावा बहुत सारी अदर कमीशंस भी सेटअप की गई हैं, जैसे कि आज की डेट में ओबीसी के लिए भी एक कमीशन सेटअप की गई है। बट इसके अलावा अदर कमीशंस जैसे कि मैनुअल स्कैवेंजर्स के लिए एक कमीशन है, विमेन के लिए अलग कमीशन है, लेकिन ये सारी स्टेचुरी कमीशंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशंस नहीं है। ये तीनों जो हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशंस हैं, यानी कि संविधान में इनके बारे में लिखा गया है। प्रश्न उठता है कि इन सब के बारे में अलग कमीशन की जरूरत क्यों है। जब देखा जाए तो संविधान जो बनाने वाले एजुकेटेड पीपल थे उनका कहना था, और ये वेल सेट था, कि जो एससी एसटी है पर्टिकुलरली इनकी जो कंडीशंस रही है हिस्टोरिकली एक्सप्लॉइटेड रही है, तो ताकि इनको फ्यूचर में ऐसा एक्सप्लॉइटेशन ना किया जाए, इस वजह से अपन ने रिजर्वेशन भी इनकॉर्पोरेट किया था। और इसी वजह से ताकि सक्सेसिव स्टेप्स ले जा सके, पॉलिसी मेजर्स इनकॉर्पोरेट किया जा सके, क्या जितनी भी सरकारी स्कीम्स हैं वो सही तरीके से इंप्लीमेंट की जा रही है कि नहीं, इनको स्टडी करे और प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करे। ये सारे मैटर्स के लिए कमीशन सजेस्ट की गई हैं। तो आप देखोगे एससी हो, एसटी हो या ओबीसी हो, तीनों जो कमिटीज हैं एससी लोगों के लिए, और जैसा नाम होगा वो उनके रिगार्डिंग में बेसिकली सजेस्ट करते हैं मेजर्स। नेक्स्ट अपन बात करते हैं द नेशनल कमीशन फॉर एससी वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब ध्यान रखिएगा, पहले एक अलग कोई भी ऐसा बॉडी नहीं थी जो एससी के लिए अलग हो, एसटी के लिए अलग हो। 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने क्या किया, यहां पर एक सेपरेट बॉडी बना दी गई, नेशनल कमीशन फॉर एससी और एसटी, यानी कि एक यूनाइटेड बॉडी बनाई गई जो एससी और एसटी दोनों के लिए लॉज बनाएगी, दोनों के वेलफेयर मेजर्स के लिए इनकॉर्पोरेट करेगी। इसी एक्ट के तहत 1990 में सबसे पहली बार एक कमीशन बनाई गई। तो दिस वाज अ केस। इसके बाद अपन आगे देखेंगे, ये समझा गया कि जो एससी के जो कंसर्न्स हैं और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो कंसर्न्स हैं उनके अलग अलग कंसर्न्स हैं,
इसी वजह से दोनों कमीशन को बाइफरकेट कर दिया गया और नेशनल कमीशन ऑफ एससी एक अलग बॉडी बन गई, नेशनल कमीशन ऑफ एसटी एक अलग बॉडी बन गई. So, National Commission for SC and Scheduled Tribe was split into two separate bodies by which of the following Constitutional Amendment Act? तो वो था, ध्यान रखिए 65th में क्या हुआ, नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST की स्थापना हुई. उसके बाद 89th Constitutional Amendment Act से क्या हुआ, ये दोनों को अलग अलग स्प्लिट कर दिया गया. यानी 1990 में जब स्टैब्लिश किया गया तब यूनाइटेड वे में दोनों रिफॉर्म्स रिकमेंड करते थे. 13 साल बाद SC और ST की कमीशन को अलग कर दिया गया. नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अब देखिए जो ओरिजिनली जो आर्टिकल था, अब जो नेशनल कमीशन फॉर एससी है उसे आर्टिकल नंबर 338 के अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया. वहीं नेशनल कमीशन फॉर एसटी को 338 ए के अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया. ठीक है, अब जो ओरिजिनल आर्टिकल था, आर्टिकल 338, वो क्या करता था, एक स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट करने की बात करता था जो एससी और एसटी के लिए बेसिकली वेलफेयर मेजर्स को रिकमेंड करेगा. उसके बाद चेंजेस लाए गए और अपन ने देखा 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में एक कमीशन बनाई गई जिसे 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 2 पार्ट में तोड़ दिया गया. अब इनका जो कंपोजिशन है वो कैसा रहेगा, एक चेयरपर्सन रहते हैं, उसके बाद एक वाइस चेयरपर्सन रहते हैं और 3 अदर मेंबर्स रहते हैं. और इनका मेजर काम क्या रहता है, एससी एसटी ओबीसी जिस भी कमीशन के ये मेंबर हैं उस कमीशन के लिए क्या करते हैं, ये वेलफेयर मेजर्स को रिकमेंड करते हैं. अपॉइंटमेंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा. और अपन ने पिछले वीडियो में देखा ही था कि सारी की सारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो क्या करती हैं, रिपोर्ट सबमिट करती हैं प्रेसिडेंट को. ये जो प्रेसिडेंट है ये इस रिपोर्ट को क्या करते हैं, पार्लियामेंट के ऊपर के पास ले करते हैं और पार्लियामेंट में इसके तहत डिस्कशन होता है. एनुअली सारी की सारी बॉडीज ले करती ही हैं, बट इसके अलावा कभी भी जब एक स्पेशल कंडीशन रिक्वायर्ड हो, फॉर एग्जांपल मान लीजिए एससी एसटी से रिलेटेड कुछ घटना हुई हो या कमीशन या प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है रिपोर्ट सबमिट करना जरूरत है, तो एडिशनल एनुअल के अलावा भी रिपोर्ट सबमिट की जा सकती है. नेक्स्ट अपन बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू डिस्चार्ज सिमिलर फंक्शन विथ रिगार्ड टू एंग्लो इंडियन कम्युनिटी एज द. अब देखो बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जैसे शेड्यूल कमीशन के लिए एक एनसीएससी बॉडी है, शेड्यूल ट्राइब के लिए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब है, वैसे ही एंग्लो इंडियंस के लिए भी क्या है, एक स्पेशल बॉडी डेजिग्नेट की गई है जो ऐसे ही फंक्शन को डिस्चार्ज करता. उस बॉडी का नाम क्या है, तो उस बॉडी का नाम है एनसीएससी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट. ये जो है ओरिजिनली आप देखोगे शेड्यूल कास्ट के लिए तो मेजर्स रिकमेंड करती ही है, इसके बाद ओबीसी के लिए भी करती थी जब तक नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी सेटअप नहीं किया गया था. अभी प्रेजेंटली ओबीसी की कमीशन सेटअप कर दी गई है तो ओबीसी के रिगार्डिंग ये फंक्शन को हटा दिया गया है, लेकिन एंग्लो इंडियंस के लिए भी ये फंक्शन डिस्चार्ज किया जाता है. एंग्लो इंडियंस होते क्या है यदि अपन समझें तो एंग्लो इंडियंस वो होते हैं जिनके जो मदर लाइन है यानी कि मैटरनल लाइन है वो इंडियन रहेंगे, यानी कि जो मां का परिवार है वो भारतीय रहेगा, लेकिन जो पैटर्नल लाइन है यानी कि फादर की लाइन जो है वो किसी ना किसी यूरोपियन ओरिजिन के हैं और वो कहां है, इंडिया में सेटल्ड है. यानी कि आप ऐसे समझ लो कि जब यूरोपियंस आए, जो यूरोपियंस यही लोकल वाइव्स से, आपको याद होगा जब अपन ने हिस्ट्री पढ़ा था तो हमने पढ़ा था इनिशियली पर्टिकुलरली क्या था, पोर्चुगीज लोगों ने रिकमेंड किया था कि आप लोकल वाइव्स से मैरी करो, लोकल पत्नियां बनाओ, ऐसा रिकमेंड किया गया था पोर्चुगीज में. तो जब ये यूरोपियंस इंडिया में आए, इन्होंने लोकल वाइफ से शादी करी और उनकी जो डिसेंट आगे बढ़ी पूरी की पूरी जनरेशन, वो है एंग्लो इंडियंस. तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो ये एंग्लो इंडियंस के लिए भी सिमिलर फंक्शन डिस्चार्ज करते हैं. नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इजा. ध्यान रखिएगा जो बैकवर्ड क्लासेस की कमीशन जो सेटअप की गई वो सेटअप की गई थी मंडल कमीशन के जजमेंट के बाद. हुआ क्या था, एक्चुअली द स्टोरी गोज बैक टू 1979 जब सेकेंड बैकवर्ड कमीशन सेटअप की गई थी जिसके चेयरपर्सन थे बीपी मंडल. और इन्होंने क्या किया था, एक रिपोर्ट दी थी जिसके तहत 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसी इनकॉर्पोरेट किया गया था इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एज वेल एज जॉब मार्केट. और 1991 में अचानक से आप देखोगे वीपी सिंह के द्वारा इस कमीशन को इंप्लीमेंट कर दिया गया और 27%
रिजर्वेशन इनकॉर्पोरेट कर दिया गया। ये मैटर फाइनली गया सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि 27% एक बहुत बड़ा रिजर्वेशन फिगर होता है। एक जनरल कैंडिडेट्स के द्वारा क्या हुआ था, बहुत हंगामा हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था, कुछ लोगों ने अपने आप को जला के मार लिया था इन साइन ऑफ प्रोटेस्ट। और जब ऐसी सिचुएशन हुई तो मैटर गया सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट ने 27% रिजर्वेशन को मंजूरी दे दी थी, बट एक क्राइटेरिया लगाया था, क्रीमी लेयर का क्राइटेरिया, जिसमें एक इनकम के अबव के लोग, उस समय कम थी, फाइनली अभी 8 लाख की लेयर सेटअप की गई है, 8 लाख से नीचे वाले इनकम ग्रुप ही ओबीसी में रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल रहेंगे। इसके अलावा यहां पर कहा गया था कि एक कमीशन सेटअप की जाए, उसी के तहत नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस सेटअप की गई थी। और यदि आप देखोगे इनिशियली ये एक स्टेचुरी ऑर्गेनाइजेशन थी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक एक्ट के तहत इनकॉर्पोरेट की गई थी। फाइनली 2018 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस क्या बन गई, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक संवैधानिक बॉडी बन गई। तो दिस इज द बेसिक आइडिया। अब जैसे कि जो SC ST जो बॉडी काम करती है, बिल्कुल वैसा ही ये काम करती है ओबीसी के रिगार्डिंग, ये सारे के सारे काम करती है। कौन से अमेंडमेंट एक्ट, 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018 ने इसे सेटअप किया था। नाउ नेक्स्ट अपन नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में आते हैं। द पोस्ट ऑफ स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज वाज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब ध्यान रखिएगा क्या हुआ था जब अपन ने पढ़ा था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, तब याद कीजिए अपन ने पढ़ा था 1953 में एक कमीशन सेटअप की गई थी, फैजल अली कमीशन, और इसी कमीशन के रिकमेंडेशन में क्या हुआ था, लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट हुआ था। स्टेट को लैंग्वेज के बेसिस में क्या किया गया, रीऑर्गेनाइज किया गया, और इसी के तहत स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 सेटअप किया गया, जिसके तहत जो ABCD 4 लेयर्स ऑफ स्टेट थे उन्हें अबॉलिश कर दिया गया और सारे के सारे जो स्टेट्स हैं अब एक यूनिफॉर्म बन गए। जब लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स को डिवाइड किया गया तो आप समझिए प्रॉब्लम क्या हुई। इंडिया इतनी डाइवर्स कंट्री है कि उसमें कोई भी ऐसा स्टेट नहीं था जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज के लोग रहेंगे, वहां पर हमेशा माइनॉरिटी लैंग्वेज के ग्रुप रहेंगे ही। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो बाद में जो पार्लियामेंटेरियंस थे उनको डर लगा कि कहीं ऐसा ना हो माइनॉरिटी लैंग्वेज के दिमाग में कोई डर बैठ जाए, इनका प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो जाए। इसी वजह से इसी एक्ट के तहत एक और प्रोविजन लाया गया जहां पर 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था 1956 में ही, जिसके तहत स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज अंडर द आर्टिकल 350A सेटअप किया गया था। अब बेसिक काम क्या था, इसका काम क्या था कि लिंग्विस्टिक जो माइनॉरिटीज है, यानी कि जो लैंग्वेज के आधार पर किसी भी स्टेट में माइनॉरिटीज है, उनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा, उनकी लैंग्वेज को भी प्रोटेक्शन दी जाएगी और वो किसी भी तरीके से सोसाइटी में एलियनेटेड ना फील करें, सोसाइटी से हटकर फील ना करें। दैट इज अ बेसिक आइडिया। तो आई एम सॉरी, दिस इज आर्टिकल नंबर 350B। तो दैट इज द बेसिक आइडिया। अब यदि अपन समझे तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं था, इसे बाद में 7 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर लाया गया है। ये क्या करते हैं, अगेन किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के तहत ये प्रेसिडेंट को रिपोर्ट सबमिट करते हैं। प्रेसिडेंट क्या करेंगे, उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में ले करेंगे वाया मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, क्योंकि माइनॉरिटी अफेयर्स माइनॉरिटी दोनों टर्म्स में होती है, लैंग्वेज के टर्म्स में भी और रिलीजन के टर्म्स में भी, इसीलिए ये प्रोविजन लाया गया है। यदि अपन इसके बात करें तो कोई भी डिटेल्स नहीं इनकॉर्पोरेट की गई थी 7 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत कि इनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए या किस कंडीशंस में इन्हें एक्शंस लिया जा सकता है। तो दैट इज अ बेसिक प्रॉब्लम। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट ऑफिस की, दैट इज CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। आप ध्यान रखिएगा ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो आर्टिकल है, आर्टिकल 148 के अंदर ये बॉडी सेटअप की गई है। ये बॉडी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ध्यान रखिएगा जो भी पावर में रहता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में, उनका एक सबसे बड़ा जो हथियार होता है करप्शन का, वो होता है मनी। इसी वजह से ऑडिटिंग, जो फाइनेंशियल ऑडिटिंग होती है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इस वजह से CAG जो है एक बहुत ही पावरफुल बॉडी है जो ऑडिट करके एक तरीके से क्या करते हैं,
एग्जीक्यूटिव्स को फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल होल्ड करता है। यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी होल्ड करने के लिए क्या होता है, ये एक बहुत ही बेसिक, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब ये सीएजी की रिपोर्ट्स को पार्लियामेंट में पेश किया जाता है, देखा है अपन ने किसके जरिए, पार्लियामेंट्री अकाउंट कमिटी से पेश किया जाता है, और यहां पर जितने भी पार्लियामेंट्रियंस हैं, एमपीस रहते हैं, वो इस रिपोर्ट को लेकर प्रश्न पूछते हैं एग्जीक्यूटिव से। ये प्रश्न अपन ने देखा है दोनों तरीके से हो सकते हैं, कि सबसे पहले कि जो पैसा खर्च किया गया, क्या वो विजडमस था, क्या वो प्रूडेंट स्पेंडिंग थी, सही तरीके से स्पेंड किया गया, ऐसा ना हो वेस्टफुल स्पेंडिंग की गई। और दूसरा है, क्या वो जो पैसा लिया गया वो लॉफुल था कि नहीं, सही तरीके से पैसा प्राप्त किया गया था कि नहीं। तो दिस इज अ बेसिक एक्शन। अब ध्यान रखिएगा, ये इसीलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी ऐसी कोई इंपॉर्टेंट पोस्ट आती है, अपन ने जैसे कि इलेक्शन कमीशन के लिए बात की थी, तो इलेक्शन कमिश्नर के जो सीईसी हैं, उन्हें रिमूव करने का ग्राउंड्स क्या होता है, सिमिलर टू सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह, बिकॉज सीएजी भी फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है। इसी वजह से सीएजी का भी जो रिमूवल है, सुप्रीम कोर्ट के जज के ग्राउंड्स पे ही रिमूव किया जा सकता है। यानी कि वही जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 जो अपन इतने बार से देखते आ रहे हैं, उसी के तहत इन्हें भी रिमूव किया जा सकता है। इज द हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट अकाउंट डिपार्टमेंट। नॉर्मली जो है ये आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस के ही जो पर्सन रहते हैं, हेड बनते हैं सीएजी, नॉट मैंडेटरी नॉर्मली। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स आर सबमिटेड बाय सीएजी डायरेक्टली टू पार्लियामेंट। ध्यान रखिएगा, जहां पर सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज अपन ने क्या देखी, प्रेसिडेंट को रिपोर्ट सबमिट करते हैं और प्रेसिडेंट के जरिए वो पार्लियामेंट में रिपोर्ट आती है, लेकिन सीएजी की रिपोर्ट्स डायरेक्टली पार्लियामेंट में टेबल होती है। कौन कौन सी रिपोर्ट सबमिट करते हैं, ऑडिट रिपोर्ट्स ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड फाइनेंस अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, कभी भी जो भी अपन ने देखा है 3 फंड्स होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जब भी पैसा निकालना होता है, वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट की परमिशन से निकाले जा सकते हैं। तो उस पैसे को निकालने के लिए क्या सही तरीके से निकाला गया है, जो रिपोर्ट पेश की जाती है एप्रोप्रिएशन अकाउंट की आती है। नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट्स ऑफ प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स, बिल्कुल सही है। ऑडिट रिपोर्ट्स एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस एंड अथॉरिटीज। याद कीजिए जब अपन ने कोपू की बात की थी, कमिटी ऑन पब्लिक एंटरप्राइजेस, 3 फाइनेंशियल कमिटीज की अपन ने बात की थी, जिसमें में से ये थर्ड थी। उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो भी पार्लियामेंट्री अंडरटेकिंग्स की कमिटी की रिपोर्ट सीएजी पब्लिश करता है, जिसे पब्लिक अकाउंट कमिटी नहीं टैकल करती है, वो क्या होती है, कोपू के थ्रू पार्लियामेंट को सबमिट होती है। तो ये सारे के सारे फंक्शन जो हैं सीएजी परफॉर्म करता है। बेसिक काम समझे तो ऑडिट रिपोर्ट्स पेश करती है सीएजी, जिसके तहत जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उन्हें फाइनेंशियली अकाउंटेबल पार्लियामेंट्रियंस करते हैं। नेक्स्ट अपन यदि बात करें तो अपॉइंटमेंट वही प्रेसिडेंट करते हैं। 6 ईयर्स 65 ईयर्स जैसे कि बाकी सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का है, जो भी पहले होगा उतने समय के लिए इनका टेन्योर रहता है। और रिमूवल की अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि रिमूवल का ग्राउंड क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह। कभी भी रिजाइन करना है तो जो नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं वो प्रेसिडेंट को रिजाइन करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, हाउ कैन द सीएजी बी रिमूव्ड, जस्ट लाइक द सिमिलर टू द ग्राउंड्स ऑफ मैनर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। तो ये अपन ने ऑलरेडी देख लिया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, 2 इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स की बात करेंगे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। अब ध्यान रखिएगा, यदि आप कभी भी कोर्ट केसेस के बारे में देखेंगे तो मोर देन 40% जो भी कोर्ट में केसेस पेंडिंग होते हैं, उसमें में से 40% केसेस अप्रोक्सीमेटली रहते हैं सरकार के। यानी कि सरकार उसमें कहीं ना कहीं एक पार्टी ऑफ लिटिगेंट रहती है, या तो सरकार के अगेंस्ट केस होता है या सरकार किसी के ऊपर केस करती है। अब जब अपन सरकार के अगेंस्ट केस कर रहे हैं या सरकार किसी केस में इन्वॉल्व हो रही है, तो कौन ऐसी बॉडी होगी जो अपीयर करेगी सरकार के बिहाफ में। तो जो नॉर्मली जो अपीयर होती है, सेंटर के केस में होती है अटॉर्नी जनरल और स्टेट के केस में होती है एडवोकेट जनरल। इसके अलावा आप देखोगे अटॉर्नी जनरल के अलावा सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं। ये भी एक पोस्ट है, बट ये संवैधानिक पोस्ट नहीं है, इसे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है। तो बेसिकली क्या है, अटॉर्नी जनरल आर्टिकल नंबर 76 में एक पोस्ट मेंशन की गई है। इसके तहत क्या होगा, ये एक तरीके से जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई केस होगा तो क्या होगा, अटॉर्नी जनरल वुड अपीयर ऑन द बिहाफ ऑफ
सेंट्रल गवर्नमेंट इन द कोर्ट, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन रिप्रेजेंट करेगा? अटॉर्नी जनरल। क्या ये एक फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट है? नहीं, ये एक फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो कभी भी ये नॉर्मल, मतलब कि अटॉर्नी जनरल जो है या एडवोकेट जनरल है, बिल्कुल नॉर्मल एक दूसरे लॉयर की तरह प्रैक्टिस करते रहते हैं, और जब वो सरकार को रिप्रेजेंट करना रहता है तब पर्टिकुलर केस में वो आके सरकार को रिप्रेजेंट कर देते हैं। बट कहीं पर भी ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट की पक्ष से रिप्रेजेंट करेंगे। और किसी भी केसेस में जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का स्टेक हो, वहां पर इन्हें उस केस में पार्टिसिपेट करने के पहले क्या करना होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो अटॉर्नी जनरल होंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेंगे, एडवोकेट जनरल होंगे तो किसकी परमिशन लेंगे? स्टेट की परमिशन। तो अपन समझते हैं अब इन्हें कौन अपॉइंट करता है। तो हमेशा अपन ने देखा है ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शंस इन द सेंटर आर टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। वहीं स्टेट में किसके नाम पे लिए जाते हैं? गवर्नर के। तो एडवोकेट जनरल को गवर्नर अपॉइंट करेंगे और अटॉर्नी जनरल को कौन अपॉइंट करेंगे? प्रेसिडेंट। सो प्रेसिडेंट फॉर अटॉर्नी जनरल एंड गवर्नर फॉर एडवोकेट जनरल। सो अटॉर्नी जनरल कौन से हैं? आर्टिकल 76 में मेंशन्ड है। ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री है, ऑफिसर हैं, ध्यान रखिएगा। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एम्प्लॉयमेंट है? नहीं है। इनका जो रेन्यूमरेशन होता है ये भी नहीं है। अब ध्यान रखिए, बेसिकली द सिचुएशन इज, जैसे कोई भी सरकार आई, जैसे कि बीजेपी आई, तो बीजेपी क्या करेगी? अपना एक अटॉर्नी जनरल अपॉइंट करेगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। अब इनका टेन्योर क्या होगा? ये बिल्कुल ही प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के तक ही रूल करेंगे। नॉर्मली क्या होगा? जब ये पार्टी चेंज होगी, फॉर एग्जांपल बीजेपी के बदले इंडियन नेशनल कांग्रेस आ गई, तो क्या करेंगे? वो अपना अटॉर्नी जनरल को यहां पर ले आएंगे और पुराने अटॉर्नी जनरल से रिजाइन करवा देंगे। दैट इज द बेसिक हाउ इट गोस। Now, which of the following is are the functions of Attorney General of India? देखा है अपन ने, अब देखते हैं। To give advice to the government of India upon such legal matters as referred to him। कोई भी मैटर में यदि सरकार एडवाइस मांगेगी तो बिल्कुल उन्हें देना पड़ेगा, सही बात है। टू परफॉर्म सच ड्यूटीज एज कन्फर्ड ऑन हिम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट किसे बोलता है? किसके एडवाइस पर बोलेगा? तो जो काम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलेगा कि आप इसमें रिप्रेजेंट करो, वो प्रेसिडेंट अटॉर्नी जनरल को बोल देगा, सही बात है। टू रिप्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सुप्रीम कोर्ट और एनी अदर कोर्ट, ये भी सही बात है। सरकार के जितने भी केसेस हैं उसमें अटॉर्नी जनरल ही रिप्रेजेंट करता है। डी ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर क्या होगा? सारे के सारे केसेस में कौन रिप्रेजेंट करता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो इन्हें प्रेसिडेंट की तरह अपॉइंट किया जाता है। इनकी क्वालिफिकेशन क्या है? सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए इन्हें एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। अब टर्म क्या है? प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि जब चाहे सरकार इन्हें हटा सकती है। इसके अलावा जो रिमूवल का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। रिजाइन किसे करेंगे? हेड को, प्रेसिडेंट को। दैट इज द बेसिक्स ऑफ अटॉर्नी जनरल। बिल्कुल सिमिलर चीज जो है एडवोकेट जनरल के लिए होगा, जहां पर एडवोकेट जनरल का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? गवर्नर करेगा। इनको रिजाइन करना होगा तो किसे करेंगे? गवर्नर को करेंगे। इसके अलावा यदि अपन देखें इनकी भी क्वालिफिकेशन क्या होगी? वहां सुप्रीम कोर्ट थी अटॉर्नी जनरल के केस में, यहां पर हाई कोर्ट के जज बनने के लिए वो एलिजिबल होना चाहिए। जब भी यहां पर भी स्टेट गवर्नमेंट चेंज होगी, नॉर्मली क्या होता है? अटॉर्नी जनरल को चेंज कर दिया जाता है। इसी वजह से ये सिर्फ और सिर्फ प्लेजर ऑफ गवर्नर तक ही ऑफिस होल्ड करते हैं। तो दैट इज द बेसिक्स ऑफ एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल, अदर पोस्ट विच वी हैव रेड, जैसे कि जीएसटी काउंसिल। तो इसी के साथ हमारा पॉलिटी का सिलेबस खत्म हो जाता है। फ्रॉम टुमारो वी विल बी स्टार्टिंग विथ इकोनॉमी।